नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम 12वीं क्लास के ही अध्याय 4 की बात करेंगे। ये जो आपका अध्याय होने वाला है ये पूरा का पूरा अंतरराष्ट्रीय संगठन के ऊपर जाने वाला है। अब देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन होते क्या है ये मैं आपको पूरा बताऊंगा और इस चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और पिछले 9-10 साल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें मैंने एनालाइज करके आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या बनाए, नोट्स बनाए। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए इसके बारे में ध्यान से पढ़ते हैं। एक बात का ध्यान रखना, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना पड़ेगा। मैं इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी डेट्स बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगी, इंपॉर्टेंट होंगी। एक एक नंबर के एमसीक्यू उससे क्या होंगे, कवर होंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए चैप्टर की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन का मतलब क्या होता है। देखो, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन, पहले आप दोनों शब्दों को तोड़ दो और समझो। अंतरराष्ट्रीय मतलब विश्व स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पर, और संगठन का मतलब होता है आपका ग्रुप, समिति, समूह, टीम, दल, कुछ भी कह लो। तो हम ये बात करते हैं कि विश्व स्तर पे सारे के सारे देश एक साथ जुड़ क्यों रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि सारे देश एक साथ जुड़ रहे हैं और एक साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं। तो अगर हम पहले के टाइम की बात करेंगे तो पहले के टाइम पर क्या होता था, एक राज्य या एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य पे आक्रमण करता था और उस पर अपना अधिकार कर लेता था। ऐसे कर करके धीरे धीरे करके उसने 1, 2, 3, 4 कई सारे साम्राज्यों पर अपना क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। जितने साम्राज्य पे जीत प्राप्त करता जाता था उतना ही उसे क्या होता जाता था, लाभ होता जाता था। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें क्यों चाहिए। तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए होते हैं। अगर पहले के टाइम की मैं बात करूंगा तो मैंने आपको बताया, एक साम्राज्य दूसरे पर अटैक कर रहा है, दूसरा तीसरे पे, तीसरा चौथे पे, ऐसे कर करके सारे के सारे साम्राज्यों पर क्या कर लिया गया, अधिकार कर लिया गया। ऐसे करके अगर हम ये बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि सन 1914 में हुआ क्या कि यूरोप के ज्यादातर देशों के बीच में पहला विश्व युद्ध हो गया, 1914 से लेकर 1918। अब कुछ देशों ने क्या किया, दूसरे देशों पर अटैक किया, ये मेरा गुलाम देश है, ये मेरा गुलाम देश है। ठीक है, स्पेन हो गया आपका, पुर्तगाल हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, पोलैंड हो गया, ब्रिटेन हो गया। तो यूरोप के ना सारे के सारे देश आपस में लड़ने लगे और इन्होंने इसी लड़ाई के कारण कह सकते हैं विश्व में पहला विश्व युद्ध कर दिया, मतलब जिसे वर्ल्ड वॉर के नाम से जाना जाता है। 1914 से 1918 में बहुत सारे देश आपस में लड़ गए। अब इन्होंने ये देखा कि अगर ऐसा हुआ तो एक देश दूसरे को मारेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और पूरा विश्व आपस में क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा। लगभग 4 साल तक ये युद्ध चला और इस पर बहुत ज्यादा लोगों को क्या हुई, हानि हुई। इसी कारण लोगों ने ये देखा कि ना हमें विश्व स्तर पर एक ऐसा संगठन चाहिए जो हमें बचा सके, यानी जो बाकी सारे देशों को आपस में लड़ने से क्या करे, बचाए। तो इसीलिए सन 1920 में एक नए नेशन की स्थापना हुई जिसे लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है, जो सभी देशों के मध्य क्या करेगा, सभी देशों के मध्य सुलझाएगा, लड़ाई नहीं करने देगा, विश्व युद्ध को रोकेगा, परमाणु बम के प्रसार को रोकेगा। तो ऐसे करके ये एक पहला संगठन बना ताकि दुनिया में कभी भी क्या ना हो, दूसरा विश्व युद्ध ना हो। इसी के चलते हुआ क्या, धीरे धीरे करके टाइम बीतता गया और सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। हुआ क्या कि अब देखो, दूसरा विश्व युद्ध हो गया तो दूसरा विश्व युद्ध हो गया, इसका मतलब पहला जो हमारा संगठन था वो बेकार हो गया। इसीलिए 24 अक्टूबर 1945 को एक नया संगठन बना जिसे हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी राष्ट्र संघ को हटाकर एक नया कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक बनाया गया संगठन, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इन्हीं सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। यूएनओ है क्या, अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होते हैं, इनकी हमें क्या जरूरत होती है, इन सब के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। इस चैप्टर के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको क्या कर रहा हूं, करवाने जा रहा हूं। तो ध्यान से सुनना, एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको क्या करूंगा, समझाऊंगा। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, यानी अगर हम विश्व में जी रहे हैं तो हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो इसके एक एक करके आपको पॉइंट्स क्या करूंगा, समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, शांति और सुरक्षा। विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए चाहिए ताकि संपूर्ण विश्व में शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे, यानी एक देश दूसरे पर क्या ना करे, आक्रमण ना करे। नंबर 2, आर्थिक सहयोग। विश्व में हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए चाहिए ताकि एक देश दूसरे का सपोर्ट करेगा, और जब एक देश दूसरे का सपोर्ट करेगा तो सभी को आगे बढ़ने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं, एक एक करके सबको सिंप्लीफाई करते हैं और समझते हैं।
तो इसीलिए हमें विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन चाहिए ताकि सभी देशों को आर्थिक रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। नंबर 3, मानवाधिकार और न्याय। अब देखो इस पॉइंट को ना थोड़ा अच्छे से समझते हैं। लाइक एग्जांपल, मान के चलो आप जिस देश में रह रहे हो उस देश में आपकी सरकार, आपके न्यायालय, आपका प्रशासन आपको क्या नहीं कर रहा है, अधिकार नहीं दे पा रहा है, आपको उसके साथ साथ आपके मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो जब आपकी सरकार, आपका देश या आपका प्रशासन आपको न्याय नहीं दे पाता, तो आप क्या कर सकते हो, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर क्या कर सकते हो, न्याय मांग सकते हो। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई संस्था होगी तभी तो आप उससे मांगोगे। ऐसे ही वर्तमान समय में यूएनओ क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्या कर रही है, लोगों को न्याय दिलाने की क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। जैसे अभी रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, नेपाल में जो कह सकते हैं यूथ था, उन्होंने क्या किया, अपने सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया। बाय चांस अगर ऐसी सिचुएशन आती कि अगर वहां की सरकार लोगों के ऊपर अत्याचार कर रही है और ज्यादा कर रही है, तो सारे के सारे लोग अपने मानवाधिकारों के लिए यूएनओ से क्या कर सकते थे, गुहार लगा सकते थे, मतलब उन्हें उनसे बोल सकते थे कि हमारी क्या कीजिए, मदद कीजिए। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए चाहिए ताकि लोगों को कह सकते हैं न्याय भी मिल सके और उनके मानवाधिकारों की रक्षा हो सके, जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं। नंबर 4 की तरफ चलते हैं, पर्यावरण संरक्षण। सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर पर्यावरण को बचाया जाएगा तो हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और हमारा नेचर अगर सेफ रहेगा तो हमारी फ्यूचर लाइफ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। कैसे, अगर पर्यावरण बचा रहेगा तो हम ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, उसी समय क्या होगा, फायदा होगा। नंबर 5, स्वास्थ्य और शिक्षा। अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए चाहिए ताकि स्वास्थ्य को ज्यादा बढ़ावा दिया जा सके और शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। उदाहरण के लिए, अगर किसी एक देश के पास अच्छा शिक्षा का प्लान है या फिर स्वास्थ्य फैसिलिटीज एक देश के पास अच्छी है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, उसे अगर वो लेकर आएंगे तो सभी व्यक्तियों को अच्छा स्वास्थ्य भी मिलेगा और अच्छी शिक्षा पद्धति भी क्या होगी, प्राप्त होगी। नंबर 6, समस्याओं का निपटारा। सीधी सी बात है, अंतरराष्ट्रीय संगठन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो भी छोटी से लेकर बड़ी सारी समस्या होगी, उन सारी समस्याओं का क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा। तो ऐसे ही कोई भी मुद्दा होता है तो उस मुद्दे को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, राष्ट्रों के बीच सहयोग। यानी अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें इसलिए चाहिए होता है ताकि सारे के सारे राष्ट्रों के बीच में क्या बना रहे, सहयोग बना रहे और सभी एक साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके। तो ये आपके 7 पॉइंट थे, कोई भी 6 आप लिख के आओगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हम निष्कर्ष क्या बताएंगे, ये सभी तर्क हमें इस बात की ओर इंगित करते हैं कि वर्तमान समय में जहां पर एक देश दूसरे को हमेशा खत्म करने की कोशिश करता है, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन का होना जरूरी है ताकि सभी के बीच में एक तालमेल बना रहे। तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई? जिस बच्चे के पास दिमाग होगा ना, वो पता क्या करेगा, वो ये सारे पॉइंट्स लेगा और इन पॉइंट्स को लेने के बाद ना इस वाले क्वेश्चन में भी लिख देगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अब क्वेश्चन पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है या क्यों चाहिए, या फिर पूछा जाए कि यूएनओ क्यों चाहिए, बात तो एक ही है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय संगठन में सबसे बड़ा संगठन कौन सा है, यूएनओ। अगर मैं पूछूं अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, मैं पूछूं यूएनओ क्यों चाहिए, बात तो एक ही है ना। तो दोनों कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आती है, जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी कंफ्यूजन को हमें क्या करना है, दूर करना है। उत्तर की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने क्लियरली बताया था, सन 1945 में जब कह सकते हैं दूसरा विश्व समाप्त होने वाला था, उसी के समाप्त होने के बाद विश्व में दूसरे बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ कहा गया। अब इस यूएनओ क्यों बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले भी राष्ट्र संघ बना था लेकिन वो फेल हो गया, और उसकी विफलता के कारण ही अगर देखा जाए तो हमने दूसरा संगठन क्या किया, बनाया। तो ये क्यों बनाया गया, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एक एक करके समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। तो इसके कुछ पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है शांति और सुरक्षा की स्थापना। अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, शांति और सुरक्षा। सीधी सी बात है, यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व में शांति बनी रहे और सुरक्षा बनी रहे, सीधी सी बात। नंबर 2, युद्ध की रोकथाम, यानी कि यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि युद्ध की रोकथाम हो सके, यानी कभी भी विश्व स्तर पर क्या ना हो, लड़ाई बिल्कुल भी ना हो। तो इसलिए युद्ध की रोकथाम के लिए क्या की गई थी, यूएनओ की स्थापना की गई थी। नंबर 3, राष्ट्रों के बीच सहयोग, यानी जितने भी राष्ट्र होंगे इन सभी के बीच में सहयोग की बात की गई, ताकि हर देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके और सभी को एक साथ लाने की क्या की जा सके, कोशिश की जा सके। नंबर 4, मानवाधिकारों की रक्षा। सेम पॉइंट से मैंने आपको पहले भी बताए और इसमें भी बता रहा हूं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होकर आई है, आप वो भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो।
मानवाधिकारों की रक्षा, अर्थात यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि मानवाधिकारों की रक्षा की जा सके और हर व्यक्ति को कह सकते हैं उसके अधिकारों का पूर्ण संपूर्ण अधिकार मिले और कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासन उनको छीनने की कोशिश ना करे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देना, यानी साधारण शब्दों में कहा जाए तो अगर किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को देश में अगर न्याय नहीं मिलता तो वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी जाकर क्या कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय संस्था यानी यूएनओ उसको न्याय दिलाने की क्या करेगी, संपूर्ण कोशिश करेगी। परमाणु हथियार, यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि कोई भी व्यक्ति परमाणु हथियार अगर बनाता है तो उसे सीमित मात्रा में बनाएगा और अगर वो उससे ज्यादा मात्रा में बनाता है तो उसके ऊपर क्या लगना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए। वरना सारे के सारे देश अगर ऐसी परमाणु हथियार बनाते रहेंगे तो कोई ना कोई कभी भी किसी के ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। अगला पॉइंट है आपका परमाणु प्रयोग। अब सीधी सी बात है, सेम पॉइंट है, उसी को उठाकर आपको यहाँ पे बताना है कि आपने अगर परमाणु बम बना लिए तो बनाना अलग चीज है, आप अपनी सेफ्टी के लिए बना के रख रहे हो, लेकिन उसका इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध है, यानी लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि वो परमाणु बम का बिल्कुल भी क्या ना करे, इस्तेमाल ना करे। नेक्स्ट है आपका समस्याओं का समाधान, यानी विश्व स्तर पर अगर कोई भी हमें छोटी से लेकर बड़ी समस्याएं होती हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हम किस में कर सकते हैं, हम यूएनओ में कर सकते हैं। तो इसीलिए विश्व स्तर पर समस्याओं का समाधान भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो आप निष्कर्ष क्या दोगे कि यह सभी तर्क हमें इस बात की ओर इंगित कराते हैं कि विश्व में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन हमें चाहिए ताकि विश्व स्तर पे हम कह सकते हैं सभी देशों को एकजुट लाने की क्या कर सके, कोशिश कर सके। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, पहले से रिलेटेड था, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ उसके प्रिंसिपल्स क्या है, यानी उसके कुछ ऐसे कायदे कानून क्या है जो सभी के लिए क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो यूएनओ की स्थापना मैंने आपको बता दी है, यूएनओ की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व में शांति बनाए रखे और इसके कुछ प्रिंसिपल्स है, सिद्धांत है, एक एक करके उसके बारे में बताता हूं। नंबर वन संप्रभुता का सिद्धांत, विश्व के सारे देशों की संप्रभुता का सम्मान किया जाएगा। देखो संप्रभुता शब्द क्या है, इसका मतलब होता है खुद की सत्ता, यानी कोई भी देश स्वयं के ऊपर राज कर रहा है, कोई देश दूसरे के ऊपर राज नहीं कर रहा है, तो संप्रभुता के सिद्धांत पर इस पे क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। नंबर 2 शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी सभी देशों के मध्य शांतिपूर्ण तरीके से रहने पर बल दिया जाएगा और एक साथ सभी को आगे बढ़ाने की क्या की जाएगी, कोशिश की जाएगी। इसके भी ज्यादातर पॉइंट जो है पहले क्वेश्चन से और दूसरे क्वेश्चन से क्या है, रिलेटेड है, ठीक है। आपको सिर्फ पॉइंट याद रखने, बाकी सब आप अपने आप कर लोगे। नंबर 3 अहिंसा, यानी साफ तौर पे ये बताया गया कि प्रत्येक देश को हिंसा नहीं करनी चाहिए और अहिंसा का पालन करना चाहिए ताकि विश्व में क्या बनी रहे, शांति बनी रहे। नंबर 4 सहयोग और सहायता, यानी हर देश के लिए हम क्या कह सकते हैं, सहयोग करेंगे और हर देश को सहायता उपलब्ध कराएंगे ताकि सभी देश एक साथ क्या कर सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मानवाधिकारों की रक्षा, पहले क्वेश्चन में भी बता दिया, दूसरे में भी बता दिया, तीसरे में आप तो याद हो जाना चाहिए, यानी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा की जाएगी ताकि विश्व स्तर पर क्या की जा सके, शांति बनाई जा सके। अंतरराष्ट्रीय न्याय को बढ़ावा देना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए, समुदाय को, ग्रुप को या किसी कंट्री को न्याय मिलना चाहिए, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्याय को बढ़ावा देने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। और लास्ट पॉइंट है आपका सामाजिक और आर्थिक विकास, यानी सभी देशों को सामाजिक रूप से एक साथ लाने की कोशिश की जाए और सभी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की क्या की जाए, कोशिश की जाए। ये सबसे बड़ा क्या होता है, फायदा होता है। अब हम ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह पर टिप्पणी कीजिए। आप देखो ये चिन्ह दिख रहा है ना आपको, इस पर टिप्पणी करनी है, मतलब इसके बारे में बताना है ये क्या है, इसकी क्या जरूरत है या फिर इसकी क्या विशेषता है। नंबर 1 नीला रंग, शांति और विश्वास का प्रतीक, मतलब नीला रंग जो है वो शांति का प्रतीक है, उसके साथ साथ लोगों के, सभी देशों के बीच में विश्वास का क्या है, प्रतीक है। नंबर 2 पृथ्वी का नक्शा, इसमें पृथ्वी का नक्शा क्यों बनाया गया, क्योंकि ये पृथ्वी का कह सकते हैं एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, तो इसीलिए इसमें पृथ्वी का नक्शा हमने डाला है ताकि सभी को ये रिप्रेजेंट हो कि ये पृथ्वी के लिए संगठन बनाया गया था, ठीक है। नंबर 3 जैतून की शाखाएं, जैतून की पत्ती शुरू से ही अगर देखा जाए तो शांति का प्रतीक मानी जाती है और उसको इसमें इसलिए डाला गया है ताकि सभी व्यक्तियों को, सभी देश के नागरिकों को शांति को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाए, जोर दिया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका पत्तियां, ठीक है, ये आपके जीवन और विकास का प्रतीक है, मतलब हर व्यक्ति को अपने आप को विकास करने का या विकसित करने का क्या मिले, संपूर्ण मौका मिले। अब बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। ये
जो कह सकते हैं प्रतीक इसलिए बनाया गया था ताकि सभी देशों को एक साथ लाया जा सके, सभी को एक साथ आगे बढ़ाया जा सके, सारे के सारे देश एक साथ रहेंगे तो आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, और इसीलिए हमने इस संगठन को क्या किया है, बनाया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? अब देखो, जब मैं भी 12वीं में था तो ये क्वेश्चन आया था, और ये आपका सोर्स में से आता है, स्रोत जो होते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हर एक देश को न्याय दिलाने की कोशिश करती है अगर उनके साथ अन्याय हो रहा होता है। तो 1961 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मेन मोटिव क्या है, एक एक करके सारे पॉइंट समझाऊंगा और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनना। नंबर 1, अत्याचार से शिकार जो लोग होते हैं उनकी मदद करना। यानी विश्व स्तर पे अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ किसी प्रकार का अत्याचार हो रहा है, तो ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो क्या कर रही है, स्वतंत्र रूप से उनको न्याय दिलाने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आवाज उठाना, यानी सीधी सी बातें यहां साफ तौर पर बताई गई कि जो मानवाधिकार के कह सकते हैं उल्लंघन हो रहे हैं उसके खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नंबर 3, न्याय और समानता के लिए काम करना। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी क्या करते हैं, न्याय और समानता के लिए काम करते हैं। यानी न्याय को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, समानता को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, ताकि हर व्यक्ति को समान रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एमनेस्टी इंटरनेशनल के कुछ मुख्य कार्य हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो इसके मेन जो कार्य हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, मानवाधिकारों की निगरानी और रिपोर्टिंग। यानी मानवाधिकारों की निगरानी रखी जाती है और उसकी रिपोर्टिंग की जाती है कि हर देश के जो नागरिक है उनके साथ उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। नंबर 2, अभियान और वकालत। यानी ये देखा जाता है कि हर व्यक्ति को कह सकते हैं वकील की जरूरत है या उनका सपोर्ट किया जाता है और अभियान चलाए जाते हैं ताकि उस देश को न्याय दिलाने की संपूर्ण क्या की जा सके, कोशिश की जा सके। नंबर 3, शिक्षा और जागरूकता। यानी हर देश को शिक्षा उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, जागरूकता उपलब्ध कराने की कोशिश की जाएगी, ताकि हर व्यक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से आगे क्या कर सके, बढ़ सके। नंबर 4, संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करना। मतलब ऐसे क्षेत्रों में ये लोग ये काम करते हैं जहां पर कह सकते हैं बहुत ज्यादा क्या होता है, संकट होता है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो ये है, यूएनओ में वीटो पावर क्या है। देखो, वीटो पावर का मतलब क्या होता है। तो यूएनओ की जब स्थापना हुई थी तो उस टाइम पर कह सकते हैं 4 देशों को वीटो पावर मिली हुई थी। वीटो पावर समझ लो पहले। वीटो पावर का मतलब होता है विशेषाधिकार। यानी जितने भी सदस्य देश हैं उन सब में से कुछ देशों को विशेष अधिकार प्राप्त है, जिसमें आपका ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, आपका रशिया हो गया। ये 4 देश थे जिन्हें शुरू में वीटो पावर मिली हुई थी, और बाद में चलकर कह सकते हैं चीन को भी इसमें क्या मिल गई, वीटो पावर मिल गई, और उसमें भारत ने उसका सपोर्ट भी किया था। परंतु वीटो पावर है क्या, ये मैंने आपको समझा दिया। वीटो पावर एक ऐसी पावर है जिसके तहत किसी भी देश के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी देश के फैसले पर रोक लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, भारत भी यूएनओ का परमानेंट सदस्य बनना चाहता है, उसके पास सारी चीजें, ये सारे में ये वाला जो क्वेश्चन है ना एंड में बताऊंगा। लेकिन चीन इस चीज का क्या करता है, विरोध करता है, क्योंकि चीन के पास वीटो पावर है। अगर चीन ने मना कर दिया तो वो फैसला वहीं का वहीं रुक जाएगा और वो फैसले को आगे बढ़ाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए वीटो पावर के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ध्यान से सुनना, इसके बारे में डीपली समझाता हूं। तो वीटो पावर के बारे में अगर हम डीपली ये जानेंगे तो ये देखेंगे कि सारे के सारे जितने भी सदस्य देश हैं उनमें से 5 देशों को, यानी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, इन 5 देशों को वीटो पावर मिली हुई है। और अगर इन 5 देशों में से कोई भी देश किसी भी फैसले पर अगर मना कर देता है तो वो फैसला क्या नहीं होगा, लागू नहीं होगा। और इसीलिए हम इसी चीज के बारे में क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो वीटो पावर का उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 पॉइंट की तरफ चलते हैं। सुरक्षा परिषद के निर्णयों में स्थायित्व और स्थिरता लाना। यानी अगर सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें जो भी डिसीजन लिए जाएंगे ना तो उसमें स्थिरता लाई जाती है। स्थिरता मतलब सभी को स्टेबल रखने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। नंबर 2, महाशक्ति देश के बीच में संतुलन बनाए रखना। यानी जितने भी महाशक्ति वाले देश हैं उन सभी के बीच में क्या किया जाता है, संतुलन बनाया जाता है। नंबर 3, सुरक्षा परिषद के जितने भी निर्णय हैं उन सबको अधिक प्रभावी बनाना। मतलब ये सुरक्षा परिषद के जितने भी निर्णय होते हैं उन सभी को हम अधिक प्रभावशाली बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, ताकि सारे देशों को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। तो ये आपका वीटो पावर वाला क्वेश्चन था, जिसमें किसी भी देश को कह सकते हैं ये क्या कर सकते हैं, अपनी चला सकते हैं। तो इन 5 देशों के पास वीटो पावर का क्या है, अधिकार है।
और ये जो यूएनओ है उसके सिक्योरिटी काउंसिल यानी सुरक्षा परिषद के क्या है, स्थायी सदस्य भी है। 10 होते अस्थायी, तो उसके बारे में अभी जो क्वेश्चन आएगा डीपली उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन भी ना इसी से जुड़ा हुआ है, सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को समाप्त क्यों नहीं किया जा सकता। लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको स्थायी सदस्यता पता है तो आप ये भी बता दोगे। सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता को समाप्त इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी सदस्य जो है वो आपके अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये 5 है। अगर इनको समाप्त कर दिया तो ये अपना इंटरेस्ट ही खो देंगे, ये यूएनओ में रहना ही नहीं चाहेंगे। देखो, विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति कौन है, अमेरिका। दूसरे पे कौन आता है, रशिया आता है। ब्रिटेन भी एक अच्छा खासा है, कह सकते हैं पावरफुल है। फ्रांस भी है, चाइना भी धीरे धीरे करके उभर के आ रहा है। तो विश्व के अगर शक्तिशाली देश ही इस संगठन से हट जाएंगे तो बताओ इस संगठन का कोई वजूद रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी पॉइंट्स के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय संगठन में अगर देखा जाए तो हमें सुरक्षा परिषद में जितने भी सदस्य हैं उनकी स्थायी सदस्यता को अगर हम समाप्त करते हैं तो उससे बहुत बड़े क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। एक एक करके सारे चेंजेस समझाता हूं। नंबर 1, सुधार की जटिलता। अब देखो सीधी सी बात है, अगर वो स्थायी सदस्यता को समाप्त करने का प्रस्ताव भी लाते हैं तो ये यूएनओ के जो स्थायी मेंबर है उसको मना कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर उन्होंने इस चीज पे एग्री कर दिया तो उनके पास जो वीटो पावर है वो क्या हो जाएगी, खत्म। तो इसका मतलब उसमें जटिलता आती है और ये कभी भी उसे मना करने नहीं देते। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र चार्टर। मतलब यूएनओ में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना उसमें से 2/3 मेंबरों की क्या चाहिए, हमें पूर्ण बहुमत चाहिए, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं। और जो स्थायी सदस्य हैं वो कह सकते हैं वो ऐसा होने ही नहीं देते, तो इस वजह से उसमें सुधार करना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ये दिक्कत आती है। नंबर 3, स्थायी सदस्यों का विरोध। सीधी सी बात है, स्थायी सदस्य कौन व्यक्ति चाहेगा कि उसके हाथ में से जो उसकी पावर है छीन ली जाए, तो ये हमेशा क्या करते हैं, इस चीज का विरोध करते हैं। इस वजह से बहुत बड़ी क्या बनी हुई है, दिक्कत बनी हुई है। सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता। अब देखो सुरक्षा परिषद में ना अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट हट गई तो इसका मतलब वो यूएनओ में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे और यूएनओ जो एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन ना के बराबर रह जाएगा, क्योंकि महाशक्ति देश ही उसमें से क्या कर लेंगे, अपने आप को हटा लेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या बताओगे, इस कारण हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ में स्थायी सदस्यता को हम कम नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं लेकिन कम बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के बारे में टिप्पणी कीजिए। अब देखो संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या है, एक महासभा है और एक आम सभा है। तो महासभा की क्या क्या विशेषता है उसके बारे में बात करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अगर देखा जाए तो महासभा का जो रोल है वो बहुत ज्यादा है और उसके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। एक एक करके सारे पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। पहले हम महासभा की विशेषताओं की बात करेंगे। नंबर 1, सभी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में अगर देखा जाए तो सभी देशों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। नंबर 2, नियमित सत्र और विशेष सत्र। मतलब नियमित रूप से क्या किया जाता है, सेशन बुलाए जाते हैं और स्पेशल कह सकते हैं सेशन भी हो सकता है, यानी यहाँ पर नियमित रूप से सत्र हो रहे हैं और ये महासभा की क्या है, दूसरी विशेषता है, यानी कंटिन्यू ये लोग क्या कर रहे हैं, मीटिंग वगैरह बुला रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। नंबर 3, निर्णय लेने की प्रक्रिया, यानी हर व्यक्ति को निर्णय लेने की प्रक्रिया में क्या मिलना चाहिए, महत्व मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि हर देश को निर्णय लेने की प्रक्रिया में संपूर्ण क्या मिलता है, महत्व मिलता है। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा और सहयोग, यानी महासभा में अंतरराष्ट्रीय जितने भी मुद्दे होते हैं उन सब पर चर्चा की जाती है और उन सबका क्या किया जाता है, सहयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं महासभा के महत्व में शामिल है, मतलब कि महासभा में क्या क्या चीजें शामिल है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो एक दूसरे देश का सपोर्ट होना चाहिए। नंबर 2, वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करना, यानी विश्व स्तर के जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है। नंबर 3, मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी मानवाधिकारों की संपूर्ण मात्रा में क्या की जाएगी, रक्षा की जाएगी, ताकि मानवाधिकार को पूरी तरीके से बचाया जा सके। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, यानी इंटरनेशनल लेवल पर शांति बनाए रखना और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो सीधी सी बात है, ये यूएनओ की महासभा थी और इसकी विशेषताएं इस प्रकार बताई गई है और इसके महत्व भी बताए गए। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि सभी देशों को एक बराबर लाने की कोशिश की जाती है और सभी देशों को एक बराबर आगे बढ़ाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है।
तो ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को निपटाने के लिए कौन कौन सी एजेंसियों को बनाया गया है? अब ये ना बहुत सारी एजेंसियां हैं, इसमें हम काफी सारी एजेंसी के बारे में बात करेंगे। यानी यूएनओ में काफी सारी एजेंसियों को दिखाया गया है, बताया गया है, और उन सारी एजेंसियों के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नंबर 1 यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी विकास से संबंधित जो भी कह सकते हैं प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जो भी चीजें की जाएगी, इस संस्था के अंतर्गत आती है। नंबर 2 यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी जो बच्चों के विकास के लिए ये क्या करता है, फंड ऑर्गेनाइज करता है, फंड देता है, ताकि बच्चों का हर स्तर पर क्या किया जा सके, विकास किया जा सके। नंबर 3 यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन फंड पॉपुलेशन एक्टिविटी, यानी जितने भी कह सकते हैं जो लोग होते हैं उनकी एक्टिविटी के लिए ये लोग क्या करते हैं, फंड बनाते हैं, फंड एकत्रित करते हैं, और उसी फंड से ये सभी को बराबर लाने की और आगे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यानी जो शरणार्थी उच्चायोग होता है उसमें अगर कोई देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर रह रहा है तो उनके लिए फंड रेज करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। अगला है WFP, मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी ये क्या करती है संस्था, ये सभी के सभी लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करती है। जिस देश में फूड की कमी हो जाती है वहां पर फूड उपलब्ध कराने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट है आपका WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्वास्थ्य को लेकर अगर देखा जाए तो ये संस्था बनाई गई है ताकि स्वास्थ्य को अधिक से अधिक मात्रा में आगे बढ़ाया जाए और सभी को एक बराबर लाने की कोशिश की जाए। नेक्स्ट पॉइंट है UN विमेन, यूनाइटेड नेशन एंटिटी फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, यानी वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये पूरी एजेंसी बनाई गई है ताकि हर व्यक्ति को, हर एक को आगे बढ़ाने का संपूर्ण क्या किया जा सके, प्रयास किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यूनिडो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं उन सबको आगे बढ़ाना, उद्योगों को आगे बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी डिपार्टमेंट की होती है। और भी कुछ एजेंसी है जिसके बारे में सिर्फ नाम बता देता हूं, उसके नाम से आपको क्या पता चल जाएंगे, उसके काम पता चल जाएंगे। नंबर 1 UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यानी एनवायरमेंट को बचाने के लिए बनाया गया है। नंबर 2 IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी ये जो एनर्जी को कंज्यूम करना है उसको कितना रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं, इस सब के बारे में क्या किया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है। नंबर 3 UNCTAD, UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेड को और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए इसको क्या किया गया है, बनाया गया है। नेक्स्ट एजेंसी आपकी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी लेबरों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है इस एजेंसी के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट है आपका IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी एजेंसियां क्या करती है, सभी को एक साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करती है और जितने भी विश्व में फैले संस्थाएं हैं उन सबको देखती है और उन लोगों की मदद करती है जिनको सबसे ज्यादा मदद की क्या होती है, जरूरत होती है। ये भी क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ह्यूमन राइट्स वॉच पर टिप्पणी कीजिए। ह्यूमन राइट्स वॉच क्या है, यानी ये आपका HRW, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है यूएनओ का जो क्या करता है, लोगों के मानवाधिकारों की जांच करता है, उसकी रक्षा करता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी और इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से सुनना। HRW के मुख्य कार्य क्या है? पहला कार्य है मानवाधिकारों की निगरानी और रिपोर्टिंग, यानी जो मानवाधिकार होते हैं उनकी निगरानी की जाती है, उनकी रिपोर्टिंग की जाती है ताकि हर व्यक्ति को, दुनिया के हर एक नागरिक को इसके बारे में पता चले। नंबर 2 अभियान और वकालत, ठीक है, ये अभियान चलाते रहते हैं और कई बार उनकी वकालत भी करते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो सके। नंबर 3 शिक्षा और जागरूकता, यानी ये शिक्षा को फैलाने की कोशिश करते हैं, जागरूकता को फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि हर व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। नंबर 4 संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करना, यानी ऐसे इलाकों में काम करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा क्या होते हैं, संकट होते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और HRW के ज्यादातर पॉइंट्स क्या है, सेम है। अब चलते हैं आगे, इसकी कुछ विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 वैश्विक पहुंच, यानी इसकी जो पूरी की पूरी पहुंच है विश्व स्तर पर है और ये विश्व स्तर पर सारे के सारे मुद्दों को क्या करता है, समाप्त करता है। नंबर 2 स्वतंत्र और निष्पक्ष, इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता, ये स्वतंत्र रूप से क्या करती है, अपना कार्य करती है। नंबर 3
मानवाधिकारों के लिए वकालत, यानी ये मानवाधिकारों के लिए भी वकालत करती है, लोगों के उनके अधिकारों को दिलाने की क्या करती है, कोशिश करती है। नंबर 4, अत्याचार से जूझ रहे लोगों की मदद करना, यानी जिन लोगों को कह सकते हैं दिक्कत हो रही है उन सबको ये आगे बढ़ाने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, उनकी मदद करते हैं। अब HRW का महत्व समझ लेते हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, सेम इसी से रिलेटेड होंगे, मानवाधिकारों की रक्षा करना, यानी लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करना इसका कार्य होता है। नंबर 2, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना, ऊपर भी हमने पढ़ लिया है, अत्याचार के खिलाफ ये लोग क्या करते हैं, आवाज उठाते हैं। नंबर 3, मानवाधिकारों के लिए जागरूकता बढ़ाना, यानी जो मानवाधिकार है उनके लिए लोग क्या करते हैं, जागरूकता बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, संकटग्रस्त क्षेत्रों में काम करना, यानी संकट वाले क्षेत्रों में ये ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, काम करते हैं। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताना है, उसकी विशेषताएं बतानी है। IAEA की स्थापना 1957 में की गई थी और इसके कुछ मुख्य कार्य हैं, उन सब के बारे में हम बात करते हैं और एक एक करके इन सारे पॉइंट्स को भी क्या करूंगा, समझाऊंगा। नंबर 1, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को महत्व देना, यानी आप परमाणु ऊर्जा का उपयोग तो कर सकते हो लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, ये नहीं कि किसी दूसरे देश पर अटैक करने के लिए, परीक्षण के लिए कर लो। नंबर 2, परमाणु ऊर्जा के संयंत्र की निगरानी रखना और निरीक्षण करना, यानी परमाणु ऊर्जा जो है वो कितनी ज्यादा मात्रा में बना रहे हैं लोग और परमाणु बम जितने मात्रा में बना रहे हैं तो उसके ऊपर थोड़ी बहुत क्या लगाना, रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना। परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा मानकों की स्थापना करना, मतलब परमाणु बम से रिलेटेड कह सकते हैं हमें किस किस प्रकार से बचना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ये सब हमें क्या यही डिसाइड करता है और ये इसका मेन कार्य है कि परमाणु बम के प्रसार को, प्रचार को क्या करना, रोकना। नेक्स्ट आपका परमाणु ऊर्जा संबंधी अनुसंधान को विकास करना, मतलब कि जो परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड अगर हम कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना अपने आप को बचा सकते हैं, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होती है, इसी की होती है। परमाणु ऊर्जा संबंधी शिक्षा प्राप्त करना और प्रशिक्षण देना, मतलब यहाँ पर ये बताया गया कि परमाणु ऊर्जा से रिलेटेड ये लोग क्या करते हैं, शिक्षा उपलब्ध कराते हैं और लोगों को ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। IAEA के महत्व समझ लेते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। देखो महत्व और कार्य मोस्टली सेम होते हैं, तो जो जो पॉइंट्स आएंगे वो आपको समझा रहा हूं, जो रिपीट हो रहे हैं आपको सेम लिख के आना और कुछ नहीं करना है। नंबर 2, परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, मतलब ज्यादातर लोग क्या ना करें, परमाणु हथियार का उपयोग ना करें, उस पर रोक लगाना। नंबर 3, परमाणु सुरक्षा और मानकों को स्थापित करना, यानी परमाणु सुरक्षा को स्थापित करना, परमाणु मानकों को स्थापित करना ताकि हर व्यक्ति को संपूर्ण मात्रा में आगे बढ़ने का क्या मिले, मौका मिले। नंबर 4, वैश्विक परमाणु सुरक्षा को बढ़ावा देना, मतलब कि विश्व स्तर पर परमाणु बम के प्रसार को, प्रचार को रोकना इसकी जिम्मेदारी होती है। निष्कर्ष क्या बताओगे, ये एक ऐसी संस्था है जो परमाणु बम से संबंधित सारी नीतियों पर अपनी भूमिका निभाती है और सभी देशों के मध्य एक तालमेल बनाने की क्या करती है, कोशिश करती है। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में बताना है अगला जो हमारा है। तो WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले WTC था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो सन 2001 में जब कह सकते हैं जो 19 अपहरणकर्ता थे, आतंकवादी थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, WTC को खत्म कर दिया और उसके बाद जाकर हमने WTO का निर्माण करवाया। तो जो अमेरिका है उसकी ये संस्था सबसे बड़ी है, उसके बारे में बात करनी है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के कुछ मुख्य कार्य हैं। नंबर 1, व्यापार समझौतों का विकास करना और सभी को आगे बढ़ाना, मतलब कि व्यापार समझौते के जो भी विकास करना है उसके समझौते तैयार करने, ये इसी की जिम्मेदारी होती है। नंबर 2, व्यापार नीतियों की समीक्षा करना और जांच करना, मतलब कि व्यापार की नीतियों की जो भी कह सकते हैं जांच हो रही है, समीक्षा हो रही है, एक एक चीज को देखा जाता है, किस मात्रा में हो रहा है, कितनी मात्रा में नहीं हो रहा है, सब कुछ बताया जाता है। नंबर 3, व्यापार विवादों का निपटारा करना, मतलब कि व्यापार को लेकर विवाद को समाप्त करना, निपटारा करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। नंबर 4, विकासशील देशों को व्यापार में मदद करना, यानी जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबको क्या करते हैं ये लोग, व्यापार करने में मदद करते हैं। अब हम बात करते हैं WTO की विशेषताएं, एक एक करके इसके बारे में भी समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। नंबर 1, वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देना, यानी वैश्विक व्यापार को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है ताकि हर एक व्यक्ति को, हर एक देश को आगे बढ़ने का मौका मिले। नंबर 2, व्यापार बाधाओं को कम करना, यानी व्यापार को लेकर जितनी भी बाधाएं हो रही है उन सबको क्या किया जाता है, कम किया जाता है। नंबर 3, व्यापार विवादों का निपटारा करना, यानी व्यापार से संबंधित जितने भी विवाद हो रहे हैं उन सारे विवादों को क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। नंबर 4, विकासशील देशों को व्यापार में मदद करना, यानी व्यापार को अगर देखा जाए तो बढ़ावा देना है तो उसमें हर एक देश की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है, विकासशील देशों की।
तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वो है आपका IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो हर देश की मुद्रा की वैल्यू डिसाइड करती है कि उस देश की मुद्रा की वैल्यू ऊपर उठी है या कम हुई है। उन सबके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो एक एक करके मैं इसके पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। IMF के कुछ मुख्य कार्य हैं, पहले उसकी बात करते हैं। नंबर 1, मौद्रिक नीति की निगरानी और सलाह देना, मतलब कि जो हर देश की मुद्रा की वैल्यू होती है उसकी निगरानी की जाती है और हर चीज पे सलाह दी जाती है। नंबर 2, आर्थिक संकट की स्थिति में देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, यानी अगर किसी देश को आर्थिक रूप से कोई संकट होता है तो ये लोग क्या करते हैं, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली को स्थिर करना, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली जो है उसको स्थिर करने की कोशिश की जाती है ताकि हर देश की मुद्रा की वैल्यू को बढ़ाया जा सके। नंबर 4, आर्थिक विकास और स्थिरता के लिए तकनीक की स्थापना करना, यानी आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए ये लोग क्या करते हैं, तकनीक की स्थापना करते हैं ताकि हर व्यक्ति को हर चीज को आगे बढ़ाने का संपूर्ण क्या मिले, अवसर मिले। IMF के महत्व में शामिल है। नंबर 1, वैश्विक मौद्रिक स्थिरता को बढ़ावा देना, मतलब विश्व की मौद्रिक यानी मुद्रा की स्थिरता को बढ़ावा देना। नंबर 2, आर्थिक संकट से निपटने में मदद करना, यानी आर्थिक संकट से निपटने में जो भी कह सकते हैं मदद की जाएगी उसके बारे में यहां बताया जाता है। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ये लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं, बढ़ाने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, आर्थिक विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना, यानी आर्थिक विस्तार को बढ़ावा देंगे, आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देंगे ताकि सभी देश को आर्थिक रूप में एक बराबर लाने की कोशिश की जाए और सभी को आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो ये सारे के सारे कार्य क्या है, IMF के। ये बहुत ज्यादा क्या था, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपका बहुत ज्यादा मेन होने वाला है। सुरक्षा परिषद में सुधार की कह सकते हैं बात रखी गई है कि क्या सुरक्षा परिषद में सुधार होना चाहिए। अगर सुरक्षा परिषद में सुधार होता है तो किस प्रकार हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार चीजों को सही कर सकते हैं, सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सुरक्षा परिषद में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसमें हमें सुधार की जरूरत है, उसके बारे में बात करते हैं। सुरक्षा परिषद के अंतर्गत अनेक प्रकार के सुधारों की बात की गई है, उसमें कुछ अनेक तर्क हैं जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं। नंबर 1, वर्तमान संरचना पुरानी है, ये शक्ति संतुलन को परिभाषित नहीं करती। मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर एक सुधार की जरूरत है कि सारे के सारे देशों के बीच में शक्ति संतुलन नहीं बना हुआ है और उसको कायम रखने की कोशिश की जाती है। नंबर 2, निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर धीमी होती है और बहुत ज्यादा कह सकते हैं मुश्किलों से गुजर रही होती है, इसीलिए उसी चीज को बढ़ावा देने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। नंबर 3, कुछ सदस्य देशों को वीटो का अधिकार है जिस वजह से कह सकते हैं बाकी सदस्य देशों को नुकसान होता है, तो ये बताया गया है। स्थिर सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंड, मतलब कि अगर देखा जाए तो स्थिर सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंड के बारे में यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। आर्थिक शक्ति और योगदान, यानी हर देश को आर्थिक शक्ति बनाने की कोशिश की जाती है और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। नंबर 2, सैन्य शक्ति और सुरक्षा योगदान, यानी सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है और सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। नंबर 3, राजनीतिक और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी राजनीतिक शक्ति से उन्हें मजबूत किया जाता है और उनका क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व किया जाता है ताकि उन सबको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र के मूल्य हैं उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ाने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। अस्थिर सदस्यता के लिए सुझाए गए मानदंड, मतलब कि जो अस्थिर सदस्य हैं, जो अस्थायी सदस्य हैं, उनके लिए कुछ मानदंड सुझाए गए, नियम सुझाए गए, उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और विविधता, यानी वो हर देश का जो नागरिक है वो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देता है, ठीक है। नंबर 2, आर्थिक और सैन्य शक्ति का संतुलन, यानी हर देश को आर्थिक शक्ति बनाने की कोशिश की जाती है और उनको सैन्य शक्ति के रूप में मजबूत करने की कोशिश की जाती है। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र के जो भी मूल्य हैं उसके प्रति इन्हें बढ़ावा देने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। नंबर 4, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही, मतलब कि निर्वाचन चुनने की प्रक्रिया में पारदर्शिता दिखाई जाती है और जवाबदेही दी जाती है। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो आपका अगला क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या भारत यूएनओ का स्थायी सदस्य बन सकता है। तो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। नंबर 1, कि यूएनओ के स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए किस देश को क्या क्या होना चाहिए, और नंबर 2, भारत उस सदस्यता में अपनी भूमिका निभाने के लिए क्या क्या देने में समर्थ है। तो एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। भारत भी एक विकासशील देश है और वो भी यूएनओ में क्या होना चाहता है, स्थापित होना चाहता है, और अगर वो उसमें स्थापित होना चाहता है तो उसके पास क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। दोनों क्वेश्चन को समझाऊंगा, ध्यान से सुनना।
नंबर 1, विश्व का एक लोकतांत्रिक देश। अगर किसी व्यक्ति को यूएनओ का स्थायी सदस्य होना है तो उसे विश्व का एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो भारत की पहली सदस्यता क्या होती है? मतलब पहला पॉइंट सही जाता है, ठीक है। नंबर 2, अधिक जनसंख्या वाला देश, यानी साफ तौर पे बताया गया है कि भारत में अगर देखा जाए तो भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश है, और वो नंबर 1 है तो इसलिए वहां पर जनसंख्या भी है, तो दूसरा तत्व भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। नंबर 3, भौगोलिक विविधता वाला देश। अब देखो सीधी सी बात है, अगर किसी देश को यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना है तो वो एक भौगोलिक विविधता वाला होना चाहिए। भारत है, उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, दक्षिण में समुद्र है, बीच में मैदानी इलाका है, राजस्थान जैसा इलाका मतलब रेगिस्तान वाला इलाका है, तो इसलिए भारत एक विविधता वाला देश है क्योंकि वहां पर हर संस्कृति, हर समाज के लोगों को महत्वता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक मजबूत सेना वाला देश। भारत विश्व की एक मजबूत सेना वाला देश है क्योंकि भारत की सेना चौथे नंबर पर आती है, तो इसका मतलब भारत यूएनओ में स्थायी सदस्यता में क्या कर रहा है? अपनी इन्वॉल्वमेंट निभा रहा है। नंबर 5, आर्थिक शक्ति के रूप में। किसी भी देश को अगर यूएनओ का स्थायी सदस्य बनना है तो उसे एक आर्थिक शक्ति होना चाहिए। भारत विश्व की उभरती हुई 5वीं बड़ी क्या है? अर्थव्यवस्था है। इस कारण हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट निभा सकता है। नंबर 6, यूएनओ में निरंतर दान देना। अब भारत क्या करता है? भारत ना यूएनओ में निरंतर दान दे रहा है, ज्यादा नहीं दे पाता है लेकिन निरंतर डोनेशन दे रहा है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत की स्थायी सदस्यता इसमें क्या है? होनी चाहिए। परंतु उसके सामने ना कुछ समस्याएं हैं। पहला, चीन के पास वीटो पावर है, वो भारत को स्थायी सदस्यता के लिए क्या करता है? हमेशा मना करता है। मैंने वीटो पावर वाले क्वेश्चन में आपको समझाया था। नंबर 2, कश्मीर मुद्दा। भारत पाकिस्तान को लेकर कश्मीर मुद्दा है, इस वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा स्तर पर कह सकते हैं भारत को स्थायी सदस्यता मिलने में क्या होती है? मुश्किल होती है। अब ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ को ज्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए और कौन से व्यवधान किए गए हैं? मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ है उसे और ज्यादा अच्छा बेहतर करने के लिए क्या क्या किया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। यूएनओ विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसको और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हम नंबर 1 की बात करेंगे, सुधार और आधुनिकीकरण। यानी यूएनओ को और ज्यादा बेहतर करने के लिए उसमें कई प्रकार के सुधार किए गए और आधुनिक उपकरण और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 2, विस्तारित सदस्यता, अर्थात ये बताया गया है कि जो स्थायी सदस्यों की संख्या है उसे 5 से बढ़ाकर कम से कम 10 कर देनी चाहिए, और अस्थायी मेंबरों की संख्या जो 10 है उसे कम से कम 20 कर देनी चाहिए, ताकि ज्यादातर देशों को भी इसमें अपनी भूमिका निभाने का मौका मिले। नंबर 3, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, यानी इसके अंतर्गत हर एक देश का क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि सभी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का संपूर्ण मौका मिले। नंबर 4, पारदर्शिता और जवाबदेही, यानी हर व्यक्ति को, हर देश को पारदर्शिता मतलब उनको ट्रांसपेरेंसी दिखानी चाहिए और जवाबदेही देनी चाहिए, तभी जाकर यूएनओ को क्या हो पाएगा? एक कह सकते हैं अधिक प्रभावशाली संस्था बन पाएगी, क्योंकि अगर वो हर लोगों के हर प्रश्न का क्या देती है? जवाब देती है। तो वित्तीय सुधार, अर्थात साफ शब्दों में ये बताया गया है कि यूएनओ के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वित्तीय सुधार में ज्यादा महत्व देना चाहिए ताकि हर देश को वित्तीय रूप से आगे बढ़ने का मौका मिले, मतलब फाइनेंशियली अच्छा होने का क्या मिले? संपूर्ण मौका मिले। नई चुनौतियों का सामना करना, अगर देखा जाए तो इन सारे के सारे देशों को कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उसी के तहत ये अपने आप को ज्यादा अच्छा करने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। तो कई सारे सुधार हमने इसके बारे में पढ़े, तो उसमें से कुछ सुधारों को अपना लिया गया और कुछ सुधारों को अपनाया नहीं गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होकर अपना समर्थन क्यों दिया, यानी भारत भी जो था वो यूएनओ में शामिल हुआ और इसने अपना सपोर्ट क्यों किया, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इसके पॉइंट को समझते हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों से सहमति, मतलब कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और उसके मूल्य क्या लगे? अच्छे लगे, इसलिए उसने इसमें क्या किया? अपना समर्थन किया। नंबर 2, विश्व शांति और सहयोग को बढ़ावा देने में उसकी इच्छा। अगर देखा जाए तो यूएनओ का मेन काम क्या है? शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसमें भारत ने क्या किया? अपना सपोर्ट किया, क्योंकि उसको इसमें फायदा होता है, ठीक है। वो भी विश्व स्तर पर क्या चाहता है? शांति चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतरराष्ट्रीय सहयोग और समझ को बढ़ावा देना, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा दिया जाता है और समझ को बढ़ावा दिया जाता है ताकि हर देश को स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ने का क्या मिले? मौका मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ के वैश्विक स्तर पर आवाज उठाना, मतलब भारत ने इसका सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि अगर किसी देश को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो इसके तहत आगे बढ़ सकता है और अपने आप को बेहतर कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास और मानवाधिकारों से लाभान्वित होना, मतलब कि भारत ने इसका सपोर्ट इसलिए किया है ताकि हर एक देश के नागरिक को आगे बढ़ने का मौका भी मिल रहा है और उनके अधिकारों की रक्षा भी की जाती है, इसलिए भारत इसमें क्या करता है? अपनी भूमिका निभाता है। निष्कर्ष,
ये सभी तर्क भारत को एक अच्छा देश बताते हैं और यूएनओ को भी एक अच्छी अंतरराष्ट्रीय संस्था बताते हैं। इस कारण ये दोनों मिलकर कहते हैं कि एक विश्व स्तर पर एक ऐसी संस्था का निर्माण कर रहे हैं जो सभी के बीच में क्या कर सकते हैं, तालमेल स्थापित कर सकती है। अगला क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा लॉजिकली क्वेश्चन है कि क्या अमेरिका जो है उसको रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ समर्थ है? मतलब अगर देखा जाए तो अमेरिका के हाथ में ही संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्योंकि यूएनओ को सबसे ज्यादा डोनेशन वही देता है, उसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। तो इस वजह से क्या उसको रोकने में ये समर्थ है, उसके बारे में हमें बात करनी है। एक एक करके इसके भी सारे पॉइंट समझाता हूं, ध्यान से सुनना। सक्षम होने के इसके कुछ तर्क हैं कि हाँ उसको रोकने में हम समर्थ है। ठीक है, नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो विश्व शांति के लिए की गई थी, लेकिन ना इसमें ज्यादातर जो कह सकते हैं सपोर्ट किसका दिखता है, अमेरिका का। मतलब हर चीज में अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। तो इसलिए इसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि विश्व स्तर पर शांति बनाई जा सके, ना कि अमेरिका के लिए शांति बनाई जाए। नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र संघ में विविधता को बढ़ावा देना चाहिए, जबकि पूरे के पूरे विश्व में चलती किसकी है, अमेरिका की चलती है। उसकी संस्कृति ले लो, उसका खान पान, उसका पहनावा, उसकी भाषा, उसकी सारी चीजों की क्या हो रही है, वहां पर मोनोपोली है, मतलब उन्हीं की चल रही है। नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वसहमति से फैसला होना चाहिए, लेकिन मोस्टली स्तर पर उसके पास अमेरिका का वीटो पावर है, तो वो अपना उसका इस्तेमाल करता है और सारे के सारे फैसलों पे क्या लगा देता है, प्रतिबंध लगा देता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। अमेरिकी प्रभाव में आने के तर्क, ठीक है, अमेरिका के प्रभाव में अगर हम देखते हैं तो आते हैं किन किन तर्कों के माध्यम से। अमेरिका सबसे ज्यादा डोनेशन देता है, सीधी सी बात है, यूएनओ को सबसे ज्यादा डोनेशन कौन देता है, अमेरिका, तो ज्यादातर चलेगी किसकी, अमेरिका की। नंबर 2, अमेरिका की आर्थिक और सैन्य स्थिति, मतलब देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति कौन है, अमेरिका, सैन्य शक्ति कौन है, अमेरिका, चलेगी किसकी, अमेरिका। इस वजह से जो यूएन है उसे थोड़ा सा दबके रहना पड़ जाता है। वीटो की शक्ति का प्रयोग, यानी अमेरिका ने हर स्तर पर वीटो शक्ति का प्रयोग किया है, इस वजह से उसका दबदबा क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म होता जाता है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ का होना एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका के लिए फायदेमंद है, बाकी देशों के लिए फायदेमंद नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का यूएनओ के साथ एक साथ जुटना भी क्या है, बहुत ज्यादा लोगों के लिए हानिकारक है। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में सुधार के लिए कौन कौन से तरीकों का अपनाया गया है, उन सब के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, वीटो की शक्ति। 5 देशों के पास वीटो की शक्ति दी गई है, तो बाकी जो भी सुधार होने वाले होते हैं ये 5 देश उस पर क्या लगा लेते हैं, रोक लगा लेते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। नंबर 2, राजनीतिक मतभेद, अर्थात साफ शब्दों में बताया गया कि जो राजनीति को लेकर कई सारे मतभेद होते हैं, इस वजह से जो यूएनओ के जितने भी मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, उनके बीच में हमेशा बातचीत नहीं हो पाती है और चल नहीं पाती है, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। नंबर 3, संसाधनों की कमी। यूएनओ के पास अगर देखा जाए तो पूर्ण संसाधन नहीं है, इस वजह से उन्हें सुधार करने में क्या होती है, हमेशा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, सदस्य देशों की अनिच्छा। अगर देखा जाए तो जितने भी सदस्य देश होते हैं उनकी अनिच्छा को महत्वता दी जाती है, मतलब कि को जो भी सदस्य देश है वो अगर चाहे भी तो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होती, इस वजह से ये बहुत बड़ी क्या बनी हुई होती है, दिक्कत बनी हुई होती है। तो इस कारण हम ये कह सकते हैं कि यूएनओ में सुधार करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन अगर देखा जाए तो यूएनओ को बहुत ज्यादा मुश्किलों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तो क्या करें, शेयर करें। ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।